यूरोपा रिपोर्ट लेटेस्ट साईफाई मूवी जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप जुपिटर के एक मून यूरोपा पर लाइफ की खोज में जाता है, जहां अभी तक यही समझा जाता रहा था कि यहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि यूरोपा का पूरा सरफेस ही बर्फ से बना है। मगर उसके नीचे बहुत कुछ मिस्टीरियस इन एस्ट्रोनॉट्स को वहां मिलता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूरोपा जुपिटर प्लेनेट का एक मून है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अब नासा के कुछ साइंटिस्ट को यूरोपा के बर्फ से बने सरफेस के नीचे पानी होने के सबूत मिलते हैं और इसके अंदर उन्हें कुछ हीट वेव्स भी मिलती हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के संकेत देती हैं। और ये एक रियल लाइफ फैक्ट है जहाँ सच में नासा को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी की लेक्स हो सकती हैं जिनमें हो सकता है कि सिंगल लाइफ सेल्स डेवलप हुए हों। अब मूवी में हम देखते हैं कि यूरोपा एडवेंचर्स नाम की प्राइवेट स्पेस कंपनी अपने 6 एस्ट्रोनॉट्स को यूरोपा पर भेजती है, जिसमें उनका मकसद यूरोपा पर जाकर ये देखना था कि यूरोपा पर कोई लाइफ ऑर्गेनिज्म है या नहीं और लाइफ डेवलप होने के वहाँ कितने चांसेस हैं। अब जो 6 मेंबर्स थे वे थे मिशन कमांडर विलियम, डैनियल, कैटिया, 2 इंजीनियर्स एंड्रे और जेम्स और लास्ट में एक पायलट रोसा। अब शुरू में सब ठीक रहता है, जहां क्रू भी एक्साइटेड था कि वे पहले इंसान बनने वाले हैं जो कि जुपिटर के मून यूरोपा पर जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि वहां से कुछ उन्हें एक्साइटेड जरूर मिलेगा। और अब धीरे धीरे मिशन को 12 महीने बीत चुके हैं, जहां अब स्पेसशिप अर्थ से 50 मिलियन मील्स दूर जा चुका है और कुछ ही महीनों में यूरोपा पहुंचने वाला है। जहां शुरू में सब एक्साइटेड थे, वहीं अब 1 साल शिप में बंद रहने के बाद सब मेंबर्स को एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। जहां अब इनकी शिप को एक सोलर फ्लेयर हिट करती है और रेडिएशन की वजह से इनका मेन सिस्टम खराब हो जाता है। अब ये देखने के लिए कि क्या हुआ है और उसे रिपेयर करने के लिए शिप के 2 इंजीनियर्स एंड्रे और जेम्स शिप के बाहर जाते हैं, जहां इन्हें जल्दी से सब सही करना होगा क्योंकि इनके सूट्स में लिमिटेड ऑक्सीजन है। और अब 70 मिनट गुजर जाते हैं, जहां एंड्रे और जेम्स को मेन प्रॉब्लम का पता चल जाता है और दोनों जल्दी से उसे ठीक करने लगते हैं। पर इसी बीच एक मेटल का टुकड़ा एंड्रे के सूट में छेद कर देता है, जिसके बाद जेम्स एंड्रे को जल्दी से शिप के अंदर ले जाने लगता है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन लीक हो रही थी। और वे दोनों जल्दी से एयरलॉक डोर के पास पहुंचते हैं, मगर क्रू उन्हें बताता है कि एक्सीडेंटली जेम्स के हाथ पर रिपेयर के दौरान लीक होने से हाइड्रोजन लग गई है और अगर उन्होंने जेम्स को अंदर आने दिया तो अंदर का एनवायरनमेंट दूषित हो जाएगा। और अब जेम्स के पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, जहां एंड्रे कहता है कि जेम्स को इस सूट को स्पेस में ही निकालना होगा, जिसके बाद वो जल्दी से उसे शिप के अंदर ले जाएगा, जो कि काफी मुश्किल था क्योंकि स्पेस में बिना सूट के कुछ सेकंड्स भी काफी खतरनाक होते हैं। मगर चूंकि एंड्रे का सूट भी ऑक्सीजन लीक कर रहा था तो वो बेहोश होने लगता है। सो जेम्स उसे बचाने के लिए जल्दी से उसे शिप में धकेल देता है और वो खुद शिप से दूर चला जाता है और लास्ट में अपनी फैमिली को लास्ट गुड बाय बोलता है और मिशन की सक्सेस के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। जहां अब वो शिप को दूर जाते हुए देख रहा था और शिप धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, जहां वो खुद स्पेस में मरने का इंतजार करते हुए बह रहा था। वहीं शिप में सब काफी दुखी थे, जहां एंड्रे भी खुद को अब जेम्स की डेथ का जिम्मेदार मानता है। अब कुछ महीनों बाद शिप यूरोपा मून तक पहुंच चुका था, जहां अब वे यूरोपा को ऑर्बिट कर रहे थे और अब वे प्लान के मुताबिक मदरशिप से एक छोटा शटल लेकर यूरोपा की बर्फीली सतह पर लैंड करते हैं। मगर जहां वे लैंड करना चाहते थे उससे थोड़ा दूर वे लैंड होते हैं क्योंकि लैंडिंग के दौरान थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब चूंकि बाहर काफी मात्रा में रेडिएशन हो सकता है तो कोई भी बाहर नहीं निकलता और वे अंदर से ही पानी के सैंपल्स लेने के लिए पास की ही सतह पर ड्रिल करना शुरू करते हैं ताकि बर्फ के नीचे पानी से वे सैंपल्स ले सकें। ये ड्रिल वे मशीन की वजह से कर रहे थे जो कि उनकी शटल से कनेक्टेड था। अब ड्रिल करते हुए कुछ टाइम ही हुआ था कि उनका शिप अजीब वजह से हिलने लगता है, मगर वे ड्रिल को कंटिन्यू रखते हैं ये सोचते हुए कि शायद से वे बर्फ पर लैंड हुए हैं और ये बर्फ बार बार हिलती रहती है। और अब उनके हिसाब से ऐसा होना और बढ़ने वाला था क्योंकि जैसे जैसे वहाँ टेम्परेचर और गिरेगा वैसे वैसे ये रेडिएशन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। वहीं अब यूरोपा पर रात होने के साथ ही शटल में वाइब्रेशंस और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि बाहर लगातार टेम्परेचर गिर रहा था। और इन्हीं सब वाइब्रेशंस के बीच एंड्रे को बाहर कुछ मिस्टीरियस दिखाई देता है और वो जल्दी से कैमरा से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करता है, मगर उसे मिस कर देता है। एंड्रे अब जल्दी से कंट्रोल रूम में आता है, जहां वो सबको बताता है कि उसने बाहर बर्फ के अंदर से ही अजीब सी लाइट्स देखी हैं। जहां सारा क्रू कैमरा फुटेजेस भी चेक करते हैं, मगर रेडिएशन की वजह से कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। सो सबको लगता है कि एंड्रे को वहम हुआ होगा। अब क्रू मेंबर्स सब सो जाते हैं, मगर एंड्रे की आंखों में नींद नहीं थी
क्योंकि उसे यकीन था कि उसने बहुत कुछ अजीब देखा था और वो उसके बारे में पता लगाना चाहता था। अब बाहर कई घंटे की ड्रिलिंग के बाद उनकी मशीन आइस के नीचे पहुंच चुकी थी, जहां कैमरा के थ्रू उन्हें पहली बार सतह के नीचे का व्यू मिलता है, जहां सब कुछ काफी क्लियर था और अंदर पानी बिल्कुल नीला और साफ था। अब क्रू रोबोट को अंदर सैंपल्स लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। हाँ, वे सब कैमरा के थ्रू सब देख रहे थे और तभी उन्हें अजीब से वाइब्रेशंस महसूस होती हैं और नीचे कैमरा पर भी ग्लिचेस आने लगती है, जहां उन्हें कैमरा पर एक लाइट दिखाई देती है और वे पाते हैं कि ये वाइब्रेशंस ऊपर से नहीं बल्कि पानी के अंदर से आ रही हैं। सो वे कैमरा को पानी में और नीचे भेजते हैं ये देखने के लिए कि ये वाइब्रेशंस कहाँ से आ रही है। तभी एक अननोन ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट जल रही थी उनके कैमरा से टकराता है और अब उनका कांटेक्ट मशीन से जो उन्होंने सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए नीचे भेजी थी उससे टूट जाता है और स्क्रीन भी ब्लैंक हो जाती है, जिससे वे सब काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं। और अब कैटिया सबको कहती है कि वो बाहर जाकर खुद सैंपल्स ले आएगी, बट क्रू उससे डिसएग्री था क्योंकि ऐसा करना बहुत ही रिस्की था, मगर उन्हें सैंपल्स चाहिए थे। सो कैटिया सूट पहनकर जाने का डिसाइड करती है और अब कैटिया बाहर चली जाती है, जो कि पहले इंसान होती है जिसने यूरोपा की सतह पर पैर रखा था, जहां डैनियल सब कुछ एनालाइज कर रहा था और कैटिया को ट्रैक कर रहा था। अब काफ़ी देर सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद कैटिया को प्रूफ मिल जाता है कि यहाँ सतह के नीचे भी लाइफ मौजूद है और सब काफ़ी खुश थे क्योंकि सालों की मेहनत के बाद आज उनकी रिसर्च पर मुहर लगी थी। अब क्रू कैटिया को वापस से शटल में आने को कहता है। सो कैटिया पैकिंग करने लगती है, पर तभी उसे कुछ दूर पर लाइट्स दिखाई देती हैं। सो वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है और कैटिया के हेलमेट में लगे कैमरे से पूरा क्रू भी बाहर देख पा रहा था और यहाँ से उन्हें पता लगता है कि ये हीट रेडिएशंस भी उसी लाइट के साथ साथ मूव कर रहे हैं। यहाँ कैटिया अपने हेलमेट की लाइट बंद कर देती है, जिससे उसे बर्फ के नीचे वे लाइट और क्लियर नजर आए और उसके पीछे जाने लगती है। मगर तभी कैटिया के नीचे की बर्फ टूट जाती है और कैटिया वहीं पानी के अंदर गिर जाती है, जिससे उसका शटल के अंदर से भी कनेक्शन टूट जाता है और शटल के अंदर अब सब डरे हुए थे। जहां वे कैटिया को ट्रैकर से पता लगाते हैं कि कैटिया लगातार पानी के नीचे ही तेजी से जा रही है, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। और अब वे कैटिया के हेलमेट से लास्ट विजुअल्स चेक करते हैं जो कि उन्हें मिले थे, जिसमें कैटिया किसी चीज को देखकर बुरी तरह से डरी हुई थी और उसकी आंखों में एक ब्लू लाइट नजर आ रही थी। और तभी वीडियो कनेक्शन कट हो गया। अब कुछ देर शॉक में रहने के बाद क्रू सस्पेक्ट करता है कि जिसने कैटिया पर अटैक किया वो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यानी यहाँ लाइफ ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेज में जा चुकी है। और वे सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्दी से अर्थ पर वापस जाकर पूरी डिटेल्स वहाँ बतानी होगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2 मेंबर्स को खो दिया है। और अब वे सब शटल को वहां से टेक ऑफ करने लगते हैं, जहां उन्हें मदरशिप तक ऊपर स्पेस में पहुंचना था, बट उनके शटल के इंजन में मेल फंक्शन होने के कारण उनका शटल वापस से काफी ऊंचाई से यूरोपा के सरफेस की तरफ गिरने लगता है, जहां वो क्रैश होने ही वाला था, जिसे बचाने के लिए कैप्टन विलियम खुद की सीट बेल्ट खोलकर वाटर शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कुछ ही देर बाद शटल फिर से यूरोपा पर आकर गिरता है, जिससे सब बेहोश हो चुके थे। मगर वाटर शील्ड के एक्टिवेट होने के कारण वे सब बच गए थे। जहां थोड़ी ही देर के बाद सबकी आंखें खुलती हैं तो वे पाते हैं कि विलियम ने चूंकि सीट बेल्ट खोल ली थी, सो ऊपर से गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई थी और अब एक और क्रू मेंबर की डेथ मिशन को बचाने में हो चुकी थी। अब तक सरफेस की आइस जिस पर वे लैंड हुए थे लगातार शिफ्ट होना शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा अब शटल की वाटर शील्ड भी लैंडिंग के दौरान टूट चुकी थी, सो अंदर रेडिएशन आने का खतरा बढ़ चुका था और इसके ऊपर शटल के अंदर का टेम्परेचर भी लगातार गिर रहा था। जहां अब सिर्फ 3 ही क्रू मेंबर्स बचे थे, जो कि थे एंड्रे, रोजा और डैनियल। अब वे सब काफ़ी निराशा में शटल को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वे यहाँ से आउटर स्पेस में मौजूद मदरशिप तक पहुँच सके। मगर बाहर जाए बिना शटल को ठीक करना नामुमकिन था। अब एंड्रे और डैनियल सूट पहनकर बाहर जाने का डिसाइड करते हैं और रोजा अंदर से ही इंजन को रीसेट करने वाली थी, जहां इन्हें सब जल्दी से करना होगा क्योंकि शटल की ऑक्सीजन भी अब काफ़ी कम बची है। अब डैनियल जैसे ही बाहर जाता है उसे भी कैटिया की ही तरह सरफेस के नीचे कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं, जो कि पलक झपकते ही उसे अंदर खींच लेती हैं। और यही सब एंड्रे और रोजा कैमरास के थ्रू देख रहे थे और अब सिर्फ वही दोनों बचे थे, जहां अब उन्हें पता था कि एंड्रे शटल को अकेला रिपेयर नहीं कर सकता। सो वो आइडिया देता है कि उन्हें शिप के कम्युनिकेशन को ठीक करना होगा, जिससे वे उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स अर्थ तक पहुंचा सकें। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें शटल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करना होगा, यानी उन्हें अपना सेक्रीफाइस देना होगा। अब एंड्रे अकेला ही बाहर जाकर कम्युनिकेशन ठीक करने लगता है, जहां उसे भी उन मिस्टीरियस लाइट्स ने घेर लिया था
और जब तक वे उसे अंदर पानी में खींच पाती उसने कम्युनिकेशन बॉक्स को सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया था। अब रोजा कम्युनिकेशन सेट करने के बाद जानबूझकर कैमरा के सामने ही शटल का एयरलॉक खोल देती है, जिससे वीडियो में सब कैप्चर हो सके कि यूरोपा की सतह पर कौन सी लाइफ फॉर्म है जो कि इतनी खतरनाक है। और सारा डेटा अर्थ पर भेजा जा रहा था, जहां लास्ट में हम देखते हैं कि शटल में पानी भरना शुरू हो जाता है और उसी के बीच से एक क्रीचर जिसके टेंटिकल्स और उसमें से लाइट निकल रही थी कैमरा की ओर बढ़ता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ऐसी ही और भी वीडियोस आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाय।